हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। माय नेम इज़ उसामा मुबारक। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम आर्टिकल 12 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर थोड़ा रुक के हम इसको डिस्कस करते हैं और मैं कुछ लाइंस आपको, कुछ कोट्स किसी शायर की सुनाना चाहता हूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती हैं और डिफरेंट टाइम्स ने, काफ़ी वर्स्ट टाइम्स में कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी प्रोटेक्ट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उन लोगों से जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत सोच रखते हैं, जो बिल्कुल उसके अकॉर्डेंस इन द प्रोविज़न नहीं रखते हैं, तो उसके लिए कुछ कोट्स कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों से ये कहना चाहता है कि अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊँगा, अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊँगा, मैं उसको छोटा कहकर कैसे बड़ा हो जाऊँगा। अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊँगा, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊँगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर फिर खड़ा हो जाऊँगा, मैं गिरा तो मसला बनकर फिर खड़ा हो जाऊँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से अपनी बात कहता है और अपने आप को बहुत कंसोलिडेटेड फॉर्म में कहना चाहता है कि मैं हूँ जो ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करना जानता है और हमारे इंडियन सिटीजन्स को भी एज अ गार्जियन प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों चलिए आज हम आर्टिकल 12 जो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ज़्यादा जल्दी ना करके ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 12 की फंडामेंटल राइट्स में जो कि पार्ट 3 है उसमें ज़रूरत क्या पड़ी है। अब देखिए, जैसे पहला हमारा है वाई डू वी नीड टू डिफाइन इट, कि क्या ज़रूरत है हम आर्टिकल 12 को पार्ट 3 में डिफाइन करें। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें कि आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 13 इनफैक्ट इसमें स्टेट वर्ड का यूज़ हुआ है। स्टेट वर्ड का यूज़ हर आर्टिकल में ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये सोचा कि स्टेट वर्ड को पहले ही डिफाइन कर दें, जिससे कि उसका बेहतर मतलब समझ में आए और हम आराम से हर आर्टिकल को स्टेट के टर्म्स में समझ पाएँ। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे आर्टिकल 14 है, उसमें वर्डिंग लिखी हुई है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। और आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपने देखा कि कैसे स्टेट बार बार हर आर्टिकल में यूज़ हो रहा है। जिस तरह से आर्टिकल 13 में भी अगर हम देखें, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज़ अगेंस्ट और विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स और विच एवरेजेस और विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। तो स्टेट को हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था, जिससे हम आगे के आर्टिकल्स, फर्दर प्रोसीडिंग आर्टिकल्स हम समझ सकें। तो ये वजह थी कि हमने डिफाइन किया है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट है क्या। आप अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो एक एक्ट्रेस हैं, बड़ी चर्चे में रही थी अभी फ़िलहाल रिसेंट पास में, उनका नाम है कंगना रनौत। तो कंगना रनौत का जो रेजिडेंस था बॉम्बे में, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बीएमसी ने गिरा दिया था। हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्यों गिराया, क्यों नहीं गिराया। तो बीएमसी भी एक स्टेट है क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है, तो हम उसको भी स्टेट मानते हैं। मैंने वो वाला एग्जांपल इसलिए दिया आपको क्योंकि हम करंट से रिलेट करते हुए इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। हमारी पार्लियामेंट से लेकर निचले स्तर तक जो हमारी ज़िला पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, विधानसभा है, सब स्टेट का पार्ट होते हैं। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो रीजनिंग है हमारे कोर्ट्स ने दी है, इंटरप्रेट किया है कि स्टेट क्या क्या है। अब आप देखिए व्हाट इज स्टेट, वो कहाँ है, मार्क करिए। अब देखिए व्हाट इज स्टेट। स्टेट में आर्टिकल 12 में क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हुआ, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। उसी तरह से गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट हमारे यूनियन का पार्ट है तो वो यूनियन में लॉ बनाता है। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट का पार्ट है, वो स्टेट में लॉ बनाती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के जो नेचुरल फंक्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट का लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को, ठीक है, तो गवर्नमेंट के नेचर का वर्क जो है वो सब स्टेट में आएगा। अब देखिए लोकल अथॉरिटी भी डिफाइन है स्टेट के अंदर, जो सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दिया हुआ है। तो लोकल अथॉरिटी में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने अभी बीएमसी का एग्जांपल आपको दिया, म्यूनसिपैलिटी है, एनडीएमसी है दिल्ली के अंदर, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी।
तो वो सब लोकल अथॉरिटीज़ होंगी। और लोकल अथॉरिटीज़ में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आ सकती हैं जिसको गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है कि आप भी हमारा काम करें। अब ये देखिए आप, अदर अथॉरिटी एक वर्ड इसमें डिवाइन है आर्टिकल 12 में, अदर अथॉरिटीज़। अब अदर अथॉरिटीज़ आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 12 को, अदर अथॉरिटीज़ आपको क्लियर ही नहीं होता है अथॉरिटीज़ क्या है, या क्या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर है कोई, या बीएमसी का पार्ट है, क्या है। तो अदर अथॉरिटी महज लिख दिया गया है आर्टिकल 12 में, पर इसको क्लियर नहीं किया है क्या हो सकता है। तो अदर अथॉरिटीज़ में हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी है। तो कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज़ को एक केस में फर्दर एलोबरेट किया। वो केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो इस केस में कोर्ट ने एजुजडम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। एजुजडम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है, हम कहते हैं कि स्टेट को सिमिलर काइंड का माना जाएगा, सोवरेन काइंड का माना जाएगा। जिस तरह से आर्टिकल 12 में हमने दिया हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वो आपस में सिमिलर नेचर की हैं, क्योंकि पार्लियामेंट यूनियन में और स्टेट असेंबली में सिमिलर फंक्शन करती हैं। जैसे पार्लियामेंट यूनियन पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेचर उसका क्रिएट करता है लॉज को, और स्टेट असेंबली जो है स्टेट के लिए कानून बनाती है। तो सिमिलर फंक्शंस की हो गई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में ये कहा गया कि जो सोवरेन फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन होंगी या गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडीज होंगी, उनको स्टेट माना जाएगा। फर्दर उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है, तो इंडिविजुअली अपने अपने होराइजन में एक स्टेट है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में एक्सक्लूसिवली कहा गया कि जो अदर अथॉरिटीज हैं वो बहुत वाइड टर्म है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बॉडी जो है गवर्नमेंट की वो इंक्लूड होगी, उसमें सारी ही बॉडीज इंक्लूड की जाएंगी, वेदर इट इज़ बीएमसी, इट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और एनी ऑफ द पंचायत ऑफ स्टेट असेंबलीज, सबऑर्डिनेट बॉडीज ऑफ स्टेट, वो सभी जो हैं स्टेट के अंदर आएंगी। और कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है किसी स्टेट के लिए कि वो एक सोवरेन और एक गवर्नमेंटल फंक्शन करे ही करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म, अदर अथॉरिटी इज़ अ वेरी वाइड टर्म, इट विल इंक्लूड एवरी बॉडी ऑफ द स्टेट। फिर हमारे पास केस आया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का। सुखदेव सिंह भगत राम के केस ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गाइडलाइंस ही फॉलो करी और ये कहा जो ओएनजीसी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एलआईसी है और आईएफसी है, जो सिमिलर बॉडीज हैं, उनको एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी माना गवर्नमेंट का, और ये कहा ये सब स्टेट के अंदर आएंगी। अच्छा, हम ये देख लेते हैं आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो केस है वो अपने आप में ही बहुत एक्सक्लूसिव केस है और इन सब केसेस से काफ़ी डिफरेंट केस है। उसकी वजह यह है कोर्ट ने एक टेस्ट लेट डाउन किया, उस टेस्ट के अंदर काफ़ी कैटेगरीज थी। उसमें यह कहा कोर्ट ने कि एक बॉडी को स्टेट के अंदर आने के लिए उसके पास काफ़ी फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई बॉडी स्टेट के अंदर आना चाहती है या स्टेट उसको हम मान सकें तो उसको एक चीफ फंडिंग सोर्स होना चाहिए, वो एक अच्छा अमाउंट सैंक्शन कर सके उस बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, और वो बॉडी एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए फंक्शन कर सके। और ये भी कहा कोर्ट ने कि अगर उस बॉडी को एक कॉरपोरेशन के हाथ में दे दिया जाए, एक प्राइवेट बॉडी के हाथ में दे दिया जाए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन जिस बॉडी के पास वो फंक्शन गया है उसकी मोनोपोली स्टेटस उस बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो स्टेट के अंदर नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, फिर अजय हाशिया का केस आया, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें सोसाइटी का स्टेटस उठा। सोसाइटी के स्टेटस में ये देखा जाना था कि ये सोसाइटी जो होती हैं ये स्टेट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगी। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 जो है उसमें इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को माना गया है। तो स्पेसिफिकली सोसाइटीज़ के बारे में अजय हाशिया ये केस बात करता है। तो सोसाइटीज़ अल्टीमेटली हमारी स्टेट में आ गई और कोर्ट ने कह दिया, बहुत क्लियर कह दिया कि इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट है सोसाइटीज़, तो उनको स्टेट के अंदर रखा जाना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जुडिशियल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। इस पर हमें काफ़ी फोकस करना है। फोकस हमें इन सारी केसेस पे करना है क्योंकि इन केसेस से एक टाइमलाइन बनेगी
और हमारा बेस क्लियर होगा कि किस टाइमलाइन पे किस केस में कोर्ट ने कब क्या कहा, और उसी के बेसिस पे हम ये ड्राइव कर पाएंगे कि जुडिशरी को एक स्टेट माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। पर मेन जो इसमें रीजनिंग थी कोर्ट ने ये कहा था जब कोर्ट्स नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रही होंगी तो उसको स्टेट माना जाएगा, और जब कोर्ट जुडिशियल फंक्शंस कर रही होंगी तो इसको स्टेट नहीं माना जाएगा। नॉन जुडिशियल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, या किसी को लाइसेंस देने की बात जब आती है, कोर्ट का जज जब ऐसा करता है तो वो नॉन जुडिशियल कैपेसिटी में होता है, तो ऐसी जुडिशियल कैपेसिटी को हम स्टेट के अंदर नहीं रख सकते। व्हेन जज इज एडजुडिकेटिंग और गिविंग अ प्रोनाउंसमेंट ऑन अ केस देन ही इज डूइंग अ जुडिशियल फंक्शन, तो उसको स्टेट में आएंगे। और मैं आपसे ये भी रिकमेंड करूंगा, ये जितने भी केसेस हैं आप थोरो स्टडी करिए, मैंने बेसिक करेक्शन का बताया है। और सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का जो केस है, जैसे इसमें ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी को स्टेट माना गया है, तो काफ़ी क्लासिफिकेशंस हैं कि क्या स्टेट होंगी क्या नहीं होंगी। आप इसको गूगल करिए या फिर नेट पे जाइए, टेक्स्ट में देखिए, तो आपको सब डिवीज़न मिलेगी कि क्या स्टेट्स होंगी क्या नहीं होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इन केसेस के थ्रू ही जाता है, तो मोटी मोटी बात हमें यह समझ में आती है कि स्टेट्स शुरू में क्या थी, एक सोवरेन बॉडी थी, उसको गवर्नमेंट की बॉडी माना गया, और जो जो गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बॉडीज होंगी उनको स्टेट माना जाएगा। फर्दर हमने ये और केसेस में कंक्लूड किया कि ऐसा नहीं होगा। अदर अथॉरिटीज जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 12 में, वो एक बहुत वाइड टर्म है, वो सभी को इंक्लूड करेगी। यहाँ तक कि सपोज करिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी स्टेट में आएंगी। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 12 में जो हमारी स्टेट्स हैं, प्योर स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंटल फंक्शंस फॉलो करते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने की बॉडी हो गई हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाइसेंस देता है कि आप चलाइए, डिग्रीज दिए, ये लाइसेंस देता है। तो एक गवर्नमेंट बॉडी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास जब पावर कन्फर हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है, तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी एक स्टेट माना जाएगा। तो इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ कंक्लूड करते हैं। और ये खास ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी को स्टेट कब माना जाएगा। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, जब जुडिशरी में कोर्ट्स जब जुडिशियल फंक्शन कर रही होंगी तो वो स्टेट कंसीडर नहीं की जाएंगी, जब वो नॉन जुडिशियल काम कर रही होंगी तो उनको स्टेट माना जाएगा। हमारे इस यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम जो है लीगल नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं और उस लेवल की इम्पार्ट करना चाहते हैं जिससे लोग अपने कॉन्सेप्ट लीगल फ्रेटर्निटी में भी और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।